अब हम लगातार जो 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इसके लगातार हम एक एक पल की एक एक खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने आपसे मध्य प्रदेश की सारी सीटों के बारे में, उनकी मुकाबला, जनादेश और तमाम बातें लगातार आपको बताते रहे हैं, ताज़ा अपडेट भी आपको लगातार देते रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे और छत्तीसगढ़ की जो भी लोकसभा की सीटें हैं उन पर, जिन पर चुनाव हो रहा है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये सीटें हैं कांकेर की, महासमुंद की और राजनांदगांव की। तो इन पर हम लगातार चर्चा करेंगे और इनके संबंध में बातचीत करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश की जिन जिन सीटों पर चर्चाएं हो रही है, बीच बीच में जैसे ही महत्वपूर्ण खबरें आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और उन मेहमानों से भी चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ लगभग मेहमान जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले इनसे परिचय करा दें, उसके बाद से हम कांकेर लोकसभा सीट के बारे में कुछ दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले परिचय करा दें हम अपने मेहमानों से। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, नेता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, रविंद्र सिंह जी, सपा प्रवक्ता और रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करें, इससे पहले हम कांकेर लोकसभा सीट की कुछ जरूरी तथ्य हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, वो ग्राफिक्स के माध्यम से। जो कांकेर लोकसभा सीट है उसकी क्या यह स्थिति, इसमें किसके बीच मुकाबला है, भोज राज नाग। नौजीत, तो बिल्कुल आपको बता दें कि किस किस के बीच में मुकाबला है। तो सबसे पहले आपको बीजेपी का बता दें कि भोज राज नाग है। वहीं कांग्रेस से बात की जाए तो ब्रजेश ठाकुर के बीच में ये कड़ा मुकाबला है। वहीं अब हम आपको बता देते कि मतदाताओं की किस तरीके की संख्या है, कितने कुल मतदान है, जिसमें महिला कितनी है और पुरुष कितनी है। तो चलिए आपको सबसे पहले बता दें कि कुल मतदाता 16,50,692 है। इसमें से पुरुष मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए तो 8,75,049 बताई जा रही है। वहीं महिला मतदाता की बात की जाए तो 8,43,124 है। इसमें थर्ड जेंडर 19 शामिल है। जी, हम अभी आपको रोकना चाहेंगे, हम सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता सत्यम शर्मा के पास, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी, हम सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता सत्यम शर्मा के पास। बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए इस वक्त जो मतदान है लगभग 28% मतदान हो चुका है। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, करीब करीब शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, कुछ जगहों पर थोड़ा सा लेट मतदान हुआ है। सभी मतदान केंद्रों पे 12,828 मतदान केंद्र जहां आज पोलिंग हो रही है, सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। प्रातः 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। कुछ स्थानों पे जहाँ पे कुछ तकनीकी त्रुटि थी मशीनों को लेकर के, जोड़ने वगैरह को लेकर के, वहां तत्काल मशीनों को रिप्लेस किया गया और वहां भी मतदान तत्काल आरंभ हो गया। अभी की स्थिति में सभी जगह मतदान। तो 2019 की बात की जाए तो उस ट्रेंड में मतदान चल रहा है कि जैसा प्रतिशत पिछली बार हुआ था? अभी 11 बजे तक जो वोटिंग का परसेंटेज अभी है वो 28.15% है। 2019 में भी 11 बजे तक जो परसेंटेज था वो इतना ही था, 28.58 था। लगभग इतना ही वोटिंग परसेंटेज इसमें भी था। और ओवरऑल इस फेज का अगर वोटिंग परसेंटेज देखें मतदान समाप्ति के समय तो 2019 में 67%। तो मुझे उम्मीद है कि जब एंड ऑफ पोल होगा, जब मतदान समाप्त होगा, तब तक हम लोग शायद हो सकता है कुछ आंकड़े हुए पार। चरण के मतदान में थोड़ा सा प्रतिशत कम रहा है, दूसरे चरण में इस बार तो काफी अच्छा खासा दिख रहा है। और जो तमाम तरह की अपील भी की जा रही है कि मतदान केंद्र में पहुंचे, और निर्वाचन आयोग की भी ये भी रहा कि जो शादी में कार्यक्रम है उनको पहले मौका दिया जाए कि वो अपने कार्यक्रम भी निपटा लें। हम लोगों ने उन कारणों की विवेचना की। कई सारे फैक्टर्स हैं जो हो सकते हैं जिनके कारण फर्स्ट फेज में वोटिंग परसेंटेज कम रहा। शादियों का मौसम था, गर्मी का मौसम था और भी तमाम सारी चीजें। तो अलग अलग जिलों में लोगों ने अलग अलग तरह से प्रयास किए हैं कि मतदाता मतदान केंद्र तक आए और वोट करें। शादियों को देखते हुए कई जिलों ने व्यवस्था की है कि जिन परिवार में शादियां हैं वो जब भी वोटिंग करें तो पहले वोटिंग कर लें फर्स्ट हाफ में, और अगर जब वो वोट करने के लिए आएंगे तो उनको तत्काल वोटिंग कराई जाएगी। उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ताकि वो वोटिंग का काम जल्दी करके फिर अपने शादी के रीति रिवाज संपन्न कर सकें। न्यूज आवाज बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ अनुपम राजन साहब का कहना है कि सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और वोटिंग प्रतिशत 2019 की तरह ही इस बार भी है। तो ये थे हमारे
संवाददाता सत्यम शर्मा जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बातचीत कर रहे थे और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ये बातें कही हैं कि 2019 तक की तरह ही 2024 में भी वोट प्रतिशत लगातार चल रहे हैं, उससे बढ़ने भी चाहिए। लेकिन जिनसे हमने आपको परिचय पहले ही करा दिया है, हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता, एक बार फिर आपको बता दें, और कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने कांकेर की बात की। कांकेर जो छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा सीटें हैं, उन 3 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान चल रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहे हैं। कांकेर है, महासमुंद है और राजनांदगांव, ये 3 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान चल रहे हैं। क्या लगता है, हम बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी से बात करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे सवालों का जवाब दें। कहीं और ध्यान है उनका, ऐसा लग रहा है उनकी तस्वीर देख करके, तो ध्यान अगर जो हमारी तरफ है उनका। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी देवेंद्र जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो एक सीधा सवाल, जो कि मंगलसूत्र का मामला लगातार प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और तमाम बीजेपी के नेता लगातार उठा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्या मजबूती से ये देखने को मिल रहा है कि हाँ, जनता को प्रभावित कर पा रही है ये मंगलसूत्र का मामला? देखिए देवेंद्र जी, लोकसभा का चुनाव है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरह की घोषणाएं की गई उससे पूरा देश प्रभावित होगा। कि कोई छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के सीमित प्रभाव की बात नहीं है। उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार जब थी, इन्होंने शुक्रवार को अवकाश घोषित करने की कोशिश की थी, जिसको विरोध के बाद हम लोगों के वापस लिया था। देश संविधान से चलेगा, देश शरिया से नहीं चलेगा, ये बार बार कहते रहे। कांग्रेस किस तरह से पिछड़ों का आरक्षण मार करके मुस्लिमों को देना चाहती है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्राविधान नहीं है। संविधान में जातिगत आरक्षण है, धार्मिक आरक्षण के आधार पर आरक्षण नहीं है। जिस तरह से संविधान के साथ कांग्रेस अपने समय में खिलवाड़ करती रही है, वो करना चाहती है। विरासत पे टैक्स लगाना चाहती है। सबको मालूम है कि कोई भी माँ बाप अपने जीवन में जो पूंजी इकट्ठा करते हैं, वो अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप करके संसार से विदा लेते हैं। उस पे भी कांग्रेस की निगाह है और उसको छीन के बांटेगी किसको? जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जो इस देश की सीमा में घुसे चले आ रहे हैं। सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेशियों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया हो गया है। तमाम कोशिशों के बाद वहां की स्थानीय सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है और वहां से घुसपैठिए घुस करके छोटे मोटे कागज बना करके पूरे देश में फैल जाते हैं। सबको मालूम है। और तमाम विपक्षी सरकारें तुष्टीकरण की नीति के चलते इस पे आंख मूंदे रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो इसके खिलाफ खुल के बात करती है और हम कार्रवाई करते हैं। इस तरह से आज हमारी बहनों का मंगलसूत्र खतरे में है। भाई, आप हमारी संपत्ति छीनोगे, बांटोगे, और जहां पे जिस तरह से आपने देखा, जहां वर्ग विशेष के लोग बहुसंख्यक हुए, सक्षम हुए, वहां हमारी आबादी के साथ क्या हुआ? सब कुछ कहने वाली बातें नहीं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ऐसे में सबको सावधान होना होगा और सबको अपने भविष्य की चिंता के साथ मतदान करना होगा। तो मतलब बीजेपी डरा रही है क्या? बात पश्चिम बंगाल की नहीं, बहुसंख्यक को। कांग्रेस ने इस देश को जिस तरह से बर्बाद किया है, उस बर्बादी से देश को बचाना है तो भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ सबको आज खड़ा होना होगा। चलिए, ठीक है। हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आपने सुना होगा बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी ने क्या कुछ कहा है, जवाब दीजिए आप। देवेंद्र जी, मैंने आपके लोकप्रिय चैनल पर
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को सुना, एक सांप्रदायिक भाषण दिया उन्होंने। हिंदू मुसलमान, न अच्छे दिनों की बात आई, न महंगाई की बात आई, न रोजगार की बात आई, न 10 सालों के विकास की बात आई। आपके चैनल पर मैंने दूसरी बाइट सुनी नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह जी की, वो पर्सनल लॉ और सरिया की बात कर रहे थे। मैं समझता हूं वो भी सांप्रदायिक विषय है। उसके बाद मंगलसूत्र की बात जब आपने उनके प्रवक्ता से पूछी तो वो भी ढुलमुल बोलने लगे। रमन सिंह जी ने अपील की, भूपेश बघेल जी और मुख्य पूर्व हमारे इसरो के चेयरमैन का आपने बयान चलाया जो इलेक्शन से रिलेटेड था। 3 राजनीतिक बयानबाजी आपके यहाँ, रमन सिंह जी की, अमित शाह जी की, मोदी जी की। सबसे पहले बहुत विनम्रता पूर्वक आपके लोकप्रिय चैनल पर मैं हमेशा बैठता हूं, आग्रह करूंगा कि जब आप 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पॉलिटिकल कोई भाषण चलाते हैं तो विपक्ष को भी मौका जरूर दीजिए, क्यों पॉलिटिकल उनकी भी उसी मुद्दे पर कोई ना कोई बात आए ताकि दर्शकों तक ईमानदारी से दोनों पक्ष पहुंचे। ये मेरा सिर्फ सुझाव है आपको। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए, चाहे मंगलसूत्र की बात हो, चाहे सरिया की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी भय और भयादोहन और सांप्रदायिकता की राजनीति क्यों? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छुड़ाकर जय श्री राम के नारे क्यों? 6 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले हिंदुओं को क्या पूजा जाएगा, उनकी आरती उतारी जाएगी? ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई का भय दिखाकर चंदा वसूली हो रही है, विपक्ष का दमन हो रहा है, विपक्ष पर कठोर से कठोर कानूनी प्रहार हो रहा है? प्रधानमंत्री स्वयं जिनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, अशोक चौहान, छगन भुजबल, अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा में पाक साहब। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस में जब थे तो आप डिफेंड कर रहे थे। साहब, हमने किसी को भ्रष्टाचारी और शरीफ का प्रमाण पत्र ना तब दिया ना अब दिया। कांग्रेस जब सरकार में थी, एक कनिमोझी और ए राजा जैसे उदाहरण है जिनको जेल भेजने का काम हुआ, अशोक चौहान पे मुकदमा दर्ज हुआ, हमारी सरकार का अंग थे वो। आप यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आए, चाहे टोनी मिश्रा का मामला आए जो किसानों की छाती पर जिनका बेटा जीप चढ़ा देता है, चाहे उन्नाव कांड देख लीजिए, चाहे आप हाथरस की घटना देख लीजिए, चाहे एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए कि महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। इस पर बात क्यों नहीं साहब? लोकतंत्र आज सुरक्षित नहीं है, जनता वोट के लिए नहीं निकल रही है। कैसी तो हताशा है ये? क्यों उनके चुने हुए विधायक और सांसद खरीदे जा रहे हैं? क्यों उनको झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है? इस पर बात क्यों नहीं? एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको खुलेआम इन्होंने एक चुपचाप बारकोड डाला और कौन सा उद्योगपति किसको चंदा दे रहा है उस पर ध्यान रखा, और उस इलेक्टोरल बॉन्ड से ऐसे वसूली की ईडी, सीबीआई के लोग जैसे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे उस तरह कनपटी पर रख रख के इन्होंने चंदा वसूला। उस पर बात नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ धर्म, सिर्फ सांप्रदायिकता, सिर्फ नफरत और द्वेष। आज देश कहां जा रहा है? ये वो देश है जहां एक दुर्घटना पर लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। 546 रियासतों में बटे इस देश को अखंड भारत सबसे पहले कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस की सरकार ने बनाया, और आज तक इतना मजबूत लोकतंत्र दिया। एक तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है और एक तथाकथित राउडी देश की कानून व्यवस्था संभाल रहा है, गृह मंत्री है। ये कौन सी व्यवस्था है कि अब लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और चंडीगढ़ और सूरत जैसी घटनाएं हो रही हैं कि क्राइम ब्रांच उठा के ला रही है उम्मीदवारों को, नाम वापस करा रही है। तो आज लोकतंत्र की चिंता का सवाल है देवेंद्र जी। आज क्यों कुछ उद्योगपति, कुछ अरबपतियों के हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सार्वजनिक उपक्रम सौंपे जा रहे हैं, मीडिया घराने सौंपे जा रहे हैं? न स्वतंत्र मीडिया बचेगा, न स्वतंत्र विपक्ष बचेगा। उस पर कठोर से कठोर प्रहार करने के लिए क्या सरकारें बनती हैं, या विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सरकारें बनती हैं? ये आज आपके लोकप्रिय दर्शकों पर मैं फैसला छोड़ता हूं। ये द्वितीय चरण का मतदान है कि क्या विपक्ष का दमन करना, कई राजनीतिक दलों को समाप्त करना, कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसी कलम को शांत कर देना, मीडिया समूहों पर जो सरकार से सवाल पूछते हैं उन पर छापेमारी करना, ये लोकतंत्र है? इस दिन के लिए भगत सिंह से लेकर महात्मा गांधी, नेहरू और शास्त्री ने कुर्बानी दी थी। लोकमान्य तिलक और गंगाधर तिलक ने लाठियां खाई थी। आज माफीनामा लिखने वाले नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवा रहे हैं। इस दिन के लिए इस देश में लोकतंत्र बहाल हुआ था। आज हमारे समकक्ष जो देश आजाद हुए उनकी स्थिति आप देख लीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, वहां का लोकतंत्र हाशिए पर है। आज यूनो हमको चेतावनी दे रहा है कि आप संविधान में तो लिखते हैं अल्पसंख्यकों की बात, लेकिन अल्पसंख्यकों को अभिव्यक्ति नहीं है। हमारा मीडिया जो 12वें 13वें नंबर पर आता था, संयुक्त राष्ट्र कहता था, वो 146वें नंबर पर चला गया। उसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। प्रधानमंत्री ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या इस लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी थी? जब हम इनसे सवाल पूछते हैं तो इमरजेंसी की बात करते हैं। अरे साहब, इमरजेंसी के बाद हमारे देवेंद्र कुशवाहा जी के, नवजोत जी के पुरखों ने, आदरणीय शर्मा जी बैठे, इनके पुरखों ने 80 और 85 में कांग्रेस को चुन के उसको क्षमा कर दिया, उससे जो भूल हुई होगी। अब आप उस पर सवाल क्यों उठाते हैं? उस समय के जो हमारे पूर्वज जिंदा थे वो बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने उसका फैसला कर दिया। आज जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप 75 और 77 की बात मत करिए। काफिला क्यों लुटा,
उसका जवाब दीजिए। क्यों लोकतंत्र का चीरहरण हर दिन हो रहा है, उस पर जवाब होना चाहिए देवेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी मिसगाइड कर रही है, मुख्य मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, नफरत की राजनीति करके बहुसंख्यकों का वोट बटोरना चाहती है। ये शर्मनाक घटना है। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। मैं तो देश और प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि मतदान करिए और लोकतंत्र के हित में मतदान करिए, संविधान को बचाने का काम करिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ रविंद्र सिंह जी हैं, सपा प्रवक्ता। क्या लगता है कि आप जो भी प्रताप ने यह मतदान किया है, अब पुनः अपने मेहमानों के पास लौटते हैं और बारी थी रविंद्र सिंह जी की, प्रवक्ता सपा। क्या लगता है कि जो ये मंगलसूत्र का मामला लेकर के बीजेपी लगातार उठा रही है, इंडी गठबंधन पूरी तरह से घिर रही है इस पर? रविंद्र जी, आवाज बहुत धीरे आ रही है देवेंद्र जी। हम आवाज अपनी आप तक तेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम सवाल आपसे यही किए हैं कि जो मंगलसूत्र का मामला लगातार बीजेपी हर मंचों से उठा रही है, चुनावी मंचों से, इससे क्या इंडी गठबंधन घिर रही है, अपने आप को घिरा महसूस कर रही है? ये मोदी जी के मानसिक दिवालियापन का सूचक है। ये बात जरूर सही है कि मोदी जी ने महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया है। जब सरकार आई थी तो सोने का मूल्य था 26,000 रुपए, अब है 75,500 रुपए। लोग मंगलसूत्र खरीदते हैं अपनी बेटियों के लिए, अपनी श्रीमती जी के लिए, नौकरी करके सारी नौकरियां छीन लिया, या तो संविदा पे दे दिया उन्होंने या आउटसोर्सिंग पे दे दिया। तो ऐसा व्यक्ति मंगलसूत्र नहीं खरीद सकता है। इनके कुछ बलात्कारियों ने भी ऐसा काम किया है। तो मंगलसूत्र छीनने का काम बीजेपी सरकार और उनके मंत्रियों ने, उनकी नीतियों ने किया हुआ है। इसका दुष्प्रभाव जनता में देखने को मिल रहा है। कम से कम मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो देखने को मिल रहा है कि मंगलसूत्र जैसी बातें स्त्रियां केवल आपस में करती हैं। ये आम जन चर्चा का विषय मंगलसूत्र नहीं है। मोदी जी ने मंगलसूत्र को जन चर्चा विषय बना के बताया है कि उनके मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं अपने हार को देखते हुए, और इसकी नकारात्मक प्रभाव वोट में दिखाई पड़ेगा और दिखाई पड़ रहा है। यहां तक कि मंगलसूत्र का जो प्रचलन है हिंदू महिलाओं में है, मुस्लिम महिलाओं में नहीं है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं भी इसकी निंदा कर रही हैं। अब अगर आप देखते हैं कि चुनाव इस समय, तो उत्तर प्रदेश में बहुत संतोषजनक चुनाव हो रहा है। मेरठ, अलीगढ़ और अमरोहा, यहाँ पर 26% से 11 बजे तक चुनाव ज्यादा हो चुके थे। लेकिन ज्यादातर जगहों पे जैसे बागपत में, के मोदी नगर में, अलीगढ़ में, अमरोहा में चुनाव को बाधित करने का सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार मुद्दा विहीन है, वो मंगलसूत्र में जाके उलझी हुई है। क्योंकि मोदी जी को, योगी जी को मंगलसूत्र का अर्थ ही नहीं मालूम कि मंगलसूत्र होता क्या है। क्योंकि स्थानीय जो समस्याएं थी, स्थानीय समस्याएं थी, खाद, बिजली, पानी, आवारा पशु, कीटनाशक, कृषि यंत्रों पर से जीएसटी, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। फिर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी, 3 चीज बनाया इन्होंने, फ्रेट कॉरिडोर बुलंदशहर तक दिल्ली से, और दिल्ली से सरदना तक। इनके किसानों को जो जमीनें इन लोगों ने लिया था उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो शहरीकरण हुआ था उसका आज तक नहीं दिया मुआवजा इन लोगों ने। इस बात में बिल्कुल नहीं उठाते हैं। इसके खिलाफ में जातीय विद्रोह भी हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर से सहारनपुर तक, लेकिन अभी मेरठ तक माना जाएगा। तो मेरठ तक जो जातीय विद्रोह है उसको भी दबाने में असफल रहे हैं। जाटों ने विद्रोह कर दिया, ठाकुरों ने विद्रोह कर दिया, सैनियों ने विद्रोह कर दिया, एक ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण समाज है, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो चूंकि इनके पास कोई भी समस्या का हल नहीं था, इस पूरे क्षेत्र में जो एक सबसे बड़ी समस्या उभरी है वो है अग्निवीर की। इस पूरे क्षेत्र के किसानों के बच्चे सेना में नौकरी करने जाते हैं, तो उस अग्निवीर के बारे में भी इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। एक ही व्यक्ति था जो रिटायर्ड जनरल था, गाजियाबाद से चुनाव लड़ता था, उसको भी इन लोगों ने निकाल के बाहर किया। तो निश्चित रूप से ये मंगलसूत्र जो इन्होंने ढकने का प्रयास किया है, इतना घृणित बयान दिया है मंगलसूत्र जैसे बातों को लेके, और जनता की समस्याओं को दबाने का प्रयास किया है, उसका मतदान प्रतिशत दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि इन 8 सीटों पे बीजेपी हारने जा रही है।
बीजेपी हारने जा रही है। अब यहाँ पर अब पुनः अपने मेहमानों के पास रुख करेंगे, क्योंकि बीच बीच में हम मेहमानों से ये क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बीच बीच में जो बड़ी खबरें आ रही हैं हमें अपने दर्शकों तक पहुँचानी है और विशेष मुद्दों पर आपसे बातचीत भी करती रहनी ज़रूरी है। इसलिए अगर जो बीच में ब्रेक आता है तो इसके लिए आपको जो कष्ट हो रहा है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सवाल यहाँ पर यह है कि अब हम रमेश शर्मा जी के पास आना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी थे, उन्होंने एक शब्दों का इस्तेमाल किया, लबरा, और प्रियंका भूपेश को डब्बे की बात की। क्या मतलब इतने निम्न स्तर पे उतरना, क्या अब छत्तीसगढ़ की राजनीति इतने निम्न स्तर पर, इतने निम्न शब्दों पर उतर गई है? रमेश शर्मा जी। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की जो शब्दावली है, लबरा है, डब्बा है, ये इस तरह की शब्दावली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजनीति में समर्थन और विरोध होता है। आप किसी विचार के समर्थक हो सकते हैं, किसी विचार के विरोधी हो सकते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक मानसिक स्तर भी होता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में रह करके इस तरह की शब्दावली का उपयोग बिल्कुल उचित नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि राजनयिकों को न केवल आचरण बल्कि अपनी शब्द शैली पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि जन सामान्य उनका अनुसरण कर रहा है। अगर एक प्रकार से जो लोकसभा का प्रत्याशी है, लोकसभा के प्रत्याशी जैसे स्तर के व्यक्ति अगर इस तरह के, मैं तो खुद चौंक गया। आप अगर ये प्रश्न ना पूछते तो मैं अपनी बात यहीं से शुरू करता। निश्चित रूप से इस तरह की भाषाओं से बचना चाहिए, आत्मसंयम करना चाहिए। हिंदी का शब्द जो है 18 लाख का शब्दकोश है, उसमें शब्दों की कमी है क्या? मान लीजिए किसी को आपको नकारात्मक शब्द भी कहना, तो अंबार है नकारात्मक शब्दों का भी, उनका इस्तेमाल करिए। और फिर खास तौर से राहुल गांधी को भी कह दिया, बीच बीच में प्रियंका को भी। हमारे यहाँ क्योंकि नारी की तो हमारे यहाँ तो बंद नहीं होती है, तो कुल मिलाकर के इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। इस तरह के शब्दों से बचना तो चाहिए, लेकिन अब जरूरी हो जाता है कि इस पर राय ले लें विवेक श्रीवास्तव जी का, बीजेपी नेता है हमारे साथ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, चलिए आपको हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन बीजेपी नेता के पास हम आना चाहेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। जैसा कि अभी लबरा और डब्बा शब्द का जो उपयोग किया गया है बीजेपी के नेता के द्वारा, वास्तव में उस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या रुख है? देखिए देवेंद्र जी, जिन शब्दों पे आप चर्चा कर रहे हैं, इससे अच्छे विशेषण से प्रधानमंत्री को कांग्रेस के नेता नवाज चुके हैं। ऐसे में शब्दों की मर्यादा की बात करना कोई मतलब नहीं रखती। प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे व्यक्ति को जिस तरह के संबोधन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनके परिवार से लेकर के उनके माता पिता, व्यक्तिगत जीवन को टारगेट किया जा रहा है, तो ये कहना शब्दों की मर्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये बातें बेमानी हो चुकी है। जहां तक हमारे संतोष पांडे जी के इन शब्दों का विषय है, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने शासन काल में छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने की बात की थी, तमाम ऐसी योजनाएं लेके आए थे जो शुरू से फ्लॉप शो साबित हुई। ऐसे में ये सब विशेषण कोई इसके लिए ज्यादा कठिन शब्द नहीं है। कांग्रेस इसी तरह की योजनाएं लेकर ही आती है जो जनता के गले के नीचे नहीं उतरती। आप स्वयं समझदार है देवेंद्र जी, इस देश में किसान का अन्न सरकारें पूरा नहीं खरीद पा रही है। उस देश में कोई सरकार आए ये कहे कि हम गोबर खरीदेंगे, हास्यास्पद योजना है कि नहीं है? किसान का अन्न तो खरीद नहीं पा रहे हो, कहते हो हम गोबर खरीदेंगे। चलिए, इसका जवाब तो हमारे योजनाएं जो सरकार लेके आएगी, बिल्कुल कि अन्न नहीं खरीद पा रही है सरकारें, क्या होगी? नहीं, हम आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम जो समझते हैं वो समझते हैं, जो जनता समझती है वो समझती है, लेकिन अब कांग्रेस के प्रवक्ता क्या समझते हैं, इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? अनिल सिंह चौहान जी।
देखिए देवेंद्र जी, पूरे देश में जिस तरह से भाषा की शुचिता, राजनीति की शुचिता बहुत आहत हुई है पिछले 10 वर्षों में। आपने नरेंद्र मोदी जी को सदन में देखा होगा, उन्होंने सोनिया जी को जर्सी, कांग्रेस की विधवा और आंखें मिचकने का यूं मतलब देश का प्रधानमंत्री हम लोगों ने, कांग्रेस ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं, लेकिन आप विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री बने। आप देखिए इस तरह की स्तरहीन भाषा किसी ने नहीं बोली। आज वो मंगलसूत्र और इस तरह के विषयों पे ले जा रहे हैं। अभी आप एक कार्यकर्ता का वर्जन देख रहे थे, कितना भी भोंकते रहे विपक्ष के लोग, आएंगे तो मोदी जी ही। ये भोंकना, भर्जी, डब्बा, ये कौन से शब्द हैं? राजनीति में विपक्ष की भी एक मर्यादा होती है। और मैं तो कहता हूं कि हमारे दल में भी जिन लोग शब्दावली गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, उसके लिए राहुल जी ने, खड़गे जी ने कई बार हिदायत दी है और सार्वजनिक रूप से क्षमा भी मांगी है। माननीय महंत जी की एक बार जुबान फिसली, उन्होंने क्षमा मांगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शुचिता नहीं पाएंगे। वो कभी हाथ पैर काट देने की बात करेंगे, कभी जेल भेज देने की धमकी देंगे। अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे थे कि मुसलमानों को ऐसा कर रही है कांग्रेस, मतलब सांप्रदायिक भाषण। इस तरह से सांप्रदायिकता, नफरत इस कदर इस देश में, प्रदेश में आम जनता में घुसती जा रही है, जो समाज के लिए घातक हो गई है, लोकतंत्र के लिए तो घातक है ही। मैं ये मानता हूं कि जो अब नए चुने हुए प्रतिनिधि आए, किसी भी दल के हों, उनको लगातार पहले से बेहतर राजनीतिक शुचिता बनाने का प्रयास करना चाहिए, न कि लगातार गिरती हुई अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह से आप देखिए कि देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मारा। मैं जानता हूं ये गलत बात है, लेकिन भाजपा को फायदा हो रहा है कि इसको फैलाइए। उन्होंने खुलेआम कहा कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत सारे वॉलंटियर हैं, हम गलत को भी सच बना सकते हैं। ये जो इसका दम्भ भरना या इसका अभिमान, ये मैं समझता हूं कि घातक अभिमान है समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए। कांग्रेस इस पर कभी विश्वास नहीं रखती। हम संवैधानिक मूल्यों के साथ चुनाव लड़ते हैं। अभी भाजपा के एक प्रवक्ता, मैं पिछले चैनल में बैठा था, उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 14, 15, 16 को इन्होंने लिख दिया कि सबको समानता का अधिकार देंगे, अभिव्यक्ति का अधिकार देंगे। मैं कहा साहब, संविधान तो हमारा चुनाव बस का नहीं, हमेशा का मैनिफेस्टो है। आप भी लिखिए ना। संविधान में लिखी बातों से क्यों आपत्ति है आपको? संविधान में जो लिखा है उसके विपरीत जब हम घोषणा करें, आप घोषणा करें, तब आपत्तिजनक होता है। तो भारतीय जनता पार्टी करते करते संविधान का विरोध करने लगती है, शुचिता का विरोध करने लगती है, लोकतंत्र की मर्यादा का विरोध करने लगती है, विपक्ष का दमन करने लगती है, मीडिया का दमन करने लगती है। यह बहुत आपत्तिजनक है। देश में जनता के प्रति जवाबदेही सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की है, विशेष तौर पर सरकार में बैठे लोगों की है। लेकिन सरकार विपक्ष से सवाल पूछे, विपक्ष को घेरने की कोशिश करे, विपक्ष के पुराने कामों की बजाय वर्तमान कामों की चर्चा ना करे। क्यों महंगाई चरम पर है? क्यों 50 सालों में बेरोजगारी चरम पर है? क्यों बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं? कहां है अच्छे दिन? क्यों डायरेक्ट टू बेनिफिट जनता के पास नहीं जा रहा है, जो मनमोहन सरकार ने कहा था? क्यों मनरेगा की मजदूरी नहीं बढ़ रही है? क्यों महिलाओं के गर्भाशय छत्तीसगढ़ में निकाल लिए जा रहे हैं स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर? क्यों झलियामारी में आश्रम में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है? एनसीआरबी के, सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं का अपराध दुगना हो गया 10 सालों में। तो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, आप महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आज देश में लोकतंत्र आहत है देवेंद्र जी, वो बहुत गलत है, बहुत चिंतनीय विषय है। आज मतदाताओं को खुलकर वोट करना चाहिए। आप देखिए कहीं ना कहीं मतदाता भी हताश है कि विधायक सांसदों की मंडी लगाई जा रही है, खरीद फरोख्त हो रहा है, ईडी, सीबीआई, आईटी और दूसरी एजेंसियों, संस्थाओं को प्रभावित किया जा रहा है। तो अगर लोकतंत्र पर विश्वास खत्म हो गया, एजेंसियों पे, संस्थाओं पे विश्वास खत्म हो गया, तो ये देश कैसे बचेगा? लोकतंत्र कैसे बचेगा? हम और आप कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ बोल पाएंगे? ये गंभीर चिंता का विषय है। इस दिशा में सभी को, राजनीतिक दलों को, बहुत वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति, हम सबको चिंता करनी चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए और भाषा की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। जी, भाषा का मर्यादा का तो ख्याल हर राजनीतिक दल को रखना चाहिए। हम आएंगे रविंद्र सिंह जी के पास, सपा प्रवक्ता हैं। जैसे कि पहले चरण से लेकर के और दूसरे चरण के मतदान तक ये देखा जा सकता है कि क्या सांप्रदायिकता की तरफ, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ ये प्रचार घूम गया है? क्या लगता है आपको रविंद्र जी? देखिए देवेंद्र जी, 2017 में ऐसी स्थितियां आई थी तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि धर्म, जाति, पंथ और मजहब के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में भी है। लेकिन मोदी जी इन सारी चीजों का सहारा ले रहे हैं
इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बुराई भी हुई है, जो बार बार मुसलमानों को केंद्रित कर रहे हैं। अगर आज के अंतर्राष्ट्रीय अखबार देखे जाएंगे तो सब में इस बात का जिक्र किया गया है। तो यह इस चीज का द्योतक है कि मोदी जी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस प्रकार की बातें, मंगलसूत्र की बातें, जातियों की बातें, धर्म की बातें, इस प्रकार की बातें मंच पे कर रहे हैं, जबकि उनके पास 10 साल का समय था, अपनी उपलब्धियां गिना सकते थे, अपने लोगों, अपने स्टेट की उपलब्धियां गिनवा सकते थे। लेकिन ये बातें नहीं कह के ऐसी बातें कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी नाराज हो रही है, मतलब उनके ही मतदाता नाराज हो रहे हैं, उनके पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नाराज हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उसका पालन करना चाहिए था। अगर मोदी जी पालन नहीं कर रहे हैं तो सभी लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने आपा खोया था जब हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया तो इंडी गठबंधन कह दिया, उससे भी नहीं मन भरा तो गठबंडिया गठबंधन कह दिया। तो इस प्रकार की भाषा का जो उपयोग केवल मोदी जी करते हैं, फिर वो उसी का नकल करके उनके कार्यकर्ता निचले स्तर तक करते हैं। लेकिन जनता समझदार है, जनता गाली को गाली जानती है अगर उस पर रिएक्ट ना करे। लेकिन मतदान इतना बड़ा अधिकार है, इतना बड़ा अधिकार है कि जनता उसको लेकर रिएक्ट करती है। आप अगर मत का पहले चरण में जो मत प्रतिशत का कमी आया, मेरा मानना है कि 62 सीट तो पहले चरण में हार चुके हैं। इस बार में जो 8 सीटें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, एक सीट के बारे में मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन 7 सीटों पे जो हमारी अपनी फीडबैक है कि 7 सीटों पे भी वो पीछे चल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार का भाषा का लोकसभा में प्रयोग किया गया, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। और उस असर को निष्प्रभावी करने के लिए इन्होंने अपने शासन प्रशासन को लगा रखा है कि एक धर्म विशेष के लोगों को वोट मत डालने दो। इस प्रकार से लोकतंत्र की जो हत्या की गई मोदी जी के नेतृत्व में, वह 24 में समाप्त जी। हम आना चाहेंगे रमेश शर्मा जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रूप लेता जा रहा है, पहले चरण से लेकर के दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है, इसमें क्या जानबूझकर बीजेपी ऐसा कर रही है या फिर ऐसा करने के लिए इस तरह के मुद्दे दे रही है कांग्रेस या इंडी गठबंधन? देखिए, दोनों बात है यहाँ पर कि कई बार हम कहते कुछ है और सत्य कुछ होता है। हम कहने के लिए तो कहते हैं कि हमारा संविधान सेकुलर है, लेकिन संविधान में प्रावधान जो है वो बिल्कुल कम्युनल प्रावधान है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, हिंदू कोड बिल अलग है। अगर हम सेकुलर होते तो केवल विवाह का एक ही नियम होना चाहिए, मुस्लिम समाज के लिए अलग नियम और हिंदू समाज के लिए अलग नियम। मुस्लिम समाज 3 शादी कर सकता है, संविधान में उसको छूट है, हिंदू नहीं कर सकता। मुस्लिम समाज की लड़की 15 साल 16 साल में भी शादी कर सकती है, हिंदू समाज की लड़की के लिए 18 साल चाहिए। तो कुल मिलाकर के चर्च में हस्तक्षेप नहीं, मस्जिद में हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप केवल मंदिर में। मंदिरों की जमीन नीलाम होगी, मंदिरों का सोना सरकार लेगी, तो कहीं फिर देश का बंटवारा ही सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ। तो कहने के लिए हम सेकुलर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो नियमावली है उसमें बिल्कुल सांप्रदायिकता है और बिल्कुल सांप्रदायिकता। अभी आप अगर देख सकते हैं कर्नाटक सरकार ने क्या, मुझसे कुछ कहा क्या आपने? नहीं बिल्कुल नहीं, आप जारी रखिए। कर्नाटक सरकार ने क्या किया? कर्नाटक सरकार ने मंदिर के चढ़ावे पर तो लगाया टैक्स, और वक्फ बोर्ड को चर्च के लिए उन्होंने 1 को 100 करोड़, 1 को 200 करोड़ अनुदान जारी किया। ओबीसी का आरक्षण कोटा काट करके अगर धार्मिक आधार पर मुस्लिम समाज को देंगे तो सांप्रदायिकता का तो आरोप लगेगा ही। तो विपक्ष जो है खुद मुद्दे दे रहा है। एक बड़ी मुझे बहुत आश्चर्यजनक हुई, हालांकि मैं गांव का आदमी हूँ, कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप मुझे बताइए भारत में कोई व्यक्ति ऐसा है क्या कि जिसकी प्रॉपर्टी की जानकारी सरकार को ना हो? जमीनों का सारा रिकॉर्ड रेवेन्यू में है, गांव के सारे मकान पंचायतों में है, नगरों में जो मकान है उनका रिकॉर्ड है नगर पालिका और नगर निगम में, आमदनी कितनी हो रही है वो सारा रिकॉर्ड इनकम टैक्स के पास। लेकिन उसके बाद भी अगर ये कहा जाएगा कि हम आमदनी का सर्वे करेंगे, वस्तुतः जब लेनिन की क्रांति रूस में हुई, जब माओ का क्रांति चीन में हुई, तब ये बात वहां कही गई थी। तो हमारे यहाँ वैसी सारी चीज है।
लेकिन अगर आप ये कह करके उसकी समानता की बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से दूसरे को तो फिर अरवन नक्सली कहने का मौका ही मिलेगा। और अगर ओबीसी का आरक्षण काट करके मुस्लिम समाज को धार्मिक आधार पर देंगे तो वो तो इस बात को कहेंगे ही। तो मुद्दे तो विपक्षी खुद दे रहा है। सोच समझ करके बोलना। आप अगर देखें कुछ चीजों पर कांग्रेस को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कुछ तो उनकी गलतियां रही होंगी कि जो भाजपा 2 सीट से लेकर के 303 पर चली गई। पूरे देश में कांग्रेस थी, अगर कांग्रेस कमजोर हो रही तो कुछ तो गलती रही होंगी। तो कहीं ना कहीं इस वक्त सारे राजनीतिक दलों को आत्मनिरीक्षण करने की बहुत आवश्यकता है। दूसरे पर दोष निकालने के बजाय अपना दोष देखने की जरूरत है। एक और उदाहरण मैं देवेंद्र जी देना चाहता हूँ। मैंने ईश्वरी कृपा से 71 के चुनाव की रिपोर्टिंग की है। 4 लोकसभा के चुनाव के केंद्र में इंदिरा जी थी। उनके समर्थन में वोट गया हो या उनके विरोध में वोट गया हो। 71 का चुनाव देख लीजिए, 77 का चुनाव देख लीजिए, 80 का चुनाव देख लीजिए और 85 का चुनाव। उसमें हालांकि इंदिरा जी थी नहीं, उनका बलिदान हो गया था, लेकिन उनके समर्थन और विरोध में वोट इंदिरा जी के चेहरे को देख के लगे। 77 में इंदिरा जी के विरुद्ध वोट गया था, हर कोई आदमी जीत के चला गया। ठीक उसी समय उसी प्रकार इस समय राजनीति के केंद्र में मोदी जी हैं, उनका राष्ट्र भाव है। तो समर्थन में भी वोट जाएगा तो मोदी के समर्थन में जाएगा, खिलाफ में भी अगर वोट जाएगा तो मोदी के खिलाफ वोट जाएगा। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इतनी मोटी सी बात कई बार लोगों को लगता है। इस समय बेरोजगारी की और महंगाई की बहुत बात हो रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी गंगादीन जी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, आगे चलकर के कोतवाल बने। मोतीलाल नेहरू इतने बड़े वकील थे कि वो जो फांसी की सजा में हैंगिंग टिल डेथ शब्द आता है, ये उनके एक मुकदमे के कारण जुड़ा। क्या बेरोजगारी की समस्या थी क्या उनके सामने? नौकरी की समस्या थी क्या? क्यों उन्होंने स्वराज पार्टी मोतीलाल जी ने अलग लगाई, संघर्ष शुरू किया? गांधी जी व्यापारी परिवार में है और 1892 में पढ़ने लंदन गए, वकील थे, क्या बेरोजगारी की समस्या थी क्या? क्यों उन्होंने संघर्ष शुरू किया? सुभाष चंद्र बोस टॉपर्स में टॉप 10 में उनकी गिनती थी, आईसीएस परीक्षा पास की। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर हेडगेवार, सावरकर। हमारा विरोध हो सकता है किसी से, लेकिन इनमें सारे के सारे टॉप पढ़े लिखे थे, सब संपन्न लोग थे, सबके घर वालों में कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद भी अगर स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है तो राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए हुआ है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति इस देश की भूमिका में है, मूल में है। मान करके चलिए। इस वक्त सत्य क्या है ये तो अब हमारे राजनीतिक प्रवक्ता बताएंगे। इस समय कहीं ना कहीं ये वातावरण बन गया है कि राष्ट्र और संस्कृति की हिफाजत भाजपा से हो सकती है। इसलिए 60% मतदाता जो भी मतदान देने जाएगा वो भाजपा के समर्थन में वोट करेगा। 10 से 15% मतदाता व्यक्तिगत समस्याओं को देखेगा। 10 से 15% समस्याएं पक्ष और विपक्ष को देखेगा। तो कहीं ना कहीं अगर उनका वो 2 सीट से लेकर के 303 पर चले गए, एनडीए 350 पे चला गए, तो उसके पीछे राष्ट्र और संस्कृति है। मोदी का चेहरा इस समय चुनाव के बीच में, खिलाफ होगा वोट तो भी मोदी